दीनानाथ शुक्ला जी कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। बाहर एक पार्क था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट भरी हंसी से पार्क गूंज रहा था। वो सोचने लगे, वो भी क्या दिन थे। भले ही पैसा कम था, पर पूरा परिवार साथ था। बात उस समय की है जब दीनानाथ शुक्ला एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करके अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाते थे। उनका एक बेटा और दो बेटियां थीं। तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना ही उनका और उनकी पत्नी निर्मला के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उनकी पत्नी घर का काम निपटाकर लोगों के कपड़े सीती, जिससे घर में पैसे का अभाव ना हो, ताकि उनके बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना होने पाए। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए और दोनों बेटियों की शादी हो गई। बेटा भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। तभी घड़ी का अलार्म बज उठा। उसी के साथ शुक्ला जी अपने ख्यालों से बाहर आकर घड़ी की तरफ देखा तो दिन के 12 बज चुके थे। वैसे इन आवाज़ों से उन्हें अब एलर्जी सी हो गई थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 60 सालों से इन्हीं घड़ी के अलार्म की आवाज़ों ने तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। अलार्म की आवाज़ के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूमता रहता था। सुबह 8 बजे का अलार्म चेतावनी देता कि तैयार हो जाइए। 9 बजे का अलार्म फैक्ट्री पहुंचने का। दोपहर 1 बजे का अलार्म लंच और 2 बजे लंच की समाप्ति का। शाम 5 बजे छुट्टी के अलार्म की आवाज़ तो दिल को सुकून ही दे देती थी। फैक्ट्री के गेट से निकलने के बाद वो स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पैडल मारते 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाते। उनकी पत्नी निर्मला भी जानती थी कि छुट्टी के 20 मिनट बाद ही शुक्ला जी घर आ जाएंगे। वो घर के बाहर ही खड़ी हो उनका इंतजार करती। बस अब तो वो दिनों की यादें ही रह गई हैं। अब ना ही वो घर है और ना ही उस घर में रहने वाली निर्मला अब इस संसार में। बेटा बहू दिल्ली में और बेटियां अपने अपने ससुराल में, और वह स्वयं इस ओल्ड एज होम में। यह अलार्म की आवाज़ तो ओल्ड एज होम में रहने वाले निवासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। आज शुक्ला जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो लंच के लिए नहीं गए। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पार्क की तरफ उन बच्चों को ही देखते रहे। तभी एक बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है। उन्होंने देखा उसकी माँ, जो कुछ दूर पर बैठी थी, बेतहाशा अपने बच्चे की तरफ भागी और बच्चे को गले लगाकर चुप कराने लगी, और बच्चे की उंगली थाम घर के लिए रवाना हो गई। वो सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज ये औरत अपने बेटे की उंगली थामे कितने प्यार से जा रही है, किंतु कौन जानता है कि कल यह औरत बूढ़ी हो जाएगी तो क्या उसका यह बेटा उसकी बूढ़ी उंगली थामेगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उठ रहा था। निर्मला के देहांत के बाद वो दिल्ली चले आए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा घर था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और बिकट हो गई थी। वो कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से उनकी बहू को अच्छा नहीं लगा था। वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने पति से लड़ती ही रहती। यह सब देख शुक्ला जी बहुत परेशान रहने लगे और इस सब के लिए वो अपने आप को दोषी मानने लगे। एक दिन सुबह जब वो सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले उनके पुराने दोस्त शर्मा जी मिल गए। एक दूसरे को देखते ही दोनों लोगों के तो खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों लोग गले मिले और बातें शुरू हो गई। वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी में पहुंच गए। कुछ देर बाद बात करने के बाद शुक्ला जी बोले, अरे यार, पुराने दिनों की तो यादें ही ताजा हो गई। तभी शर्मा जी बोले, यार बातों बातों में मैं तो पूछना ही भूल गया कि तुम यहाँ दिल्ली में कैसे। उन्होंने बताया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं। किंतु उनकी बात काटते हुए शर्मा जी ने कहा, चलो कहीं बैठकर सुकून से बात की जाए। वो पास के ही एक पार्क में चले गए। वहाँ कुछ अपनी कुछ जग की चर्चा के बीच उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट ना कर पाने की समस्या बताई। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्ला जी, मुझे तो देखते ही लगा था, इसलिए बैठने के लिए यहाँ तुम्हें ले आया।
अब खुलकर बातें हो सकेंगी। शुक्ला जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बहू तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है कि। शर्मा जी ने बात काटते हुए कहा, शुक्ला जी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर उन्होंने कहा, शुक्ला जी अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात है कि बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटे के पास एक बाप नहीं रह पाता। शुक्ला जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो कहाँ? शर्मा जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वहीं जहां ये तुम्हारा यार रहता है। शुक्ला जी ने चकित होकर पूछा, कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया, ओल्ड एज होम। शुक्ला जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो तुम? इस पर शर्मा जी ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग जैसे ना जाने कितने लोग रहते हैं, जहाँ बेटे बहू की दया की भीख पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुने? वहाँ ठाठ से स्वतंत्र जीवन जियो। जब मन करे दिवाली होली पर बच्चों से मिल जाओ। शुक्ला जी ने थोड़ा सोचकर कहा कि फिर कब से आना है मेरे दोस्त? शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, कल ही से। यह सब 5 वर्ष पहले की बातें हैं, जब मुझे परिवार के रूप में मेरा दोस्त मिल गया था। हम दोनों का साथ ही काफी था एक दूसरे के लिए। किंतु अब तो शर्मा जी भी नहीं रहे हमारे साथ, मुझे फिर से अकेला छोड़ गए। वो कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गए थे और 2 वर्ष पहले ही मुझे अकेला छोड़ गए। पर उनकी बातें अभी भी याद हैं। उन्होंने सच ही तो कहा था कि जिंदगी का क्या भरोसा, जब तक रहो स्वाभिमान से जियो, स्वयं के जीवन को दूसरों की दया का मोहताज क्यों बनाना। ये ओल्ड एज होम ही अब उनका घर है। और फिर विचार करने लगे, किंतु कब तक ये अपना है किसे पता। अब तक ना जाने कितने लोग आए होंगे। वो घर भी तो मेरा अपना था, जहाँ मैं, निर्मला और मेरे तीनों बच्चे एक साथ हंसते मुस्कुराते थे। उसे भी तो मैंने अपना कहा था। पर अब कहाँ रहा वो अपना घर, अपने लोग। मन में यादों की उथला पुथली चल रही थी और पुरानी यादों का पन्ना परत दर परत खुलने लगा था। जब बेटा 10वीं में था तो मैंने ही उससे बोल दिया था कि तू अगर 10वीं में फर्स्ट आएगा तो जो कहेगा वो तुझे दूंगा। बेटा 10वीं में फर्स्ट आया और अब वो जिद पे अड़ गया कि मुझे मोबाइल चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत प्रयास किया, पर मोबाइल के रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। रात भर सोचता रहा, पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। सुबह फैक्ट्री के लिए निकल गया। फैक्ट्री में भी दिन भर दिमाग में मोबाइल ही घूम रहा था। शाम को घर आने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा कि बरामदे में बैठे मेरे शहजादे मोबाइल में लगे हैं और निर्मला बगल में बैठी खुशी से अपने लाडले को देख रही है। मैंने निर्मला से पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ ने विदाई में जो उसे सोने की चैन दी थी, उसने उसे बेच दिया। मेरे गुस्सा करने पर बोली, अब इस उम्र में चैन नहीं पहनेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। बेटी की खुशी ज्यादा जरूरी है। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज से यादों के तार टूट गए। बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ आवाजों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वो कमरे से उठकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे में एक 7 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक एवं एक युवती हैं, जो संभवतः बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ वर्मा जी, दीक्षित जी और ओल्ड एज होम के कुछ लोग भी थे। ये सब लोग बच्ची के साथ खेल रहे थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और बच्ची उन लोगों को दौड़ दौड़ कर पकड़ रही थी। जैसे ही बच्ची किसी को पकड़ती तो साथ ही खिलखिलाकर हंसती। उसकी हंसी में वो उल्लास था जो ओल्ड एज होम में जैसे जान आ गई थी। उन्हें बरामदे में खड़ा देखकर वर्मा जी उत्साह से कहा, आइए शुक्ला जी, आप भी खेल का लुत्फ उठाइए। ओल्ड एज होम निवासी वर्मा जी की पोती थी वो नन्ही परी। आज उनके बेटे बहू उनसे मिलने आए थे तो साथ अपनी बच्ची को भी ले आए थे। वास्तविकता तो ये थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था, तो एक पंथ दो काज हो गए। बेटा बहू बच्ची को वर्मा जी के पास छोड़कर अपना काम करने चले गए। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक पोती और अनेक दादा दादी। इन लोगों के बीच वो बच्ची क्या आई, मानो सूखी धरती पर वर्षा की कुछ बूंदें पड़ गई हों। इतने दादा दादी से उसे असीमित प्यार मिले जा रहा था। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर उस बच्ची ने वर्मा जी से पूछा, दादा आप यहाँ क्यों रहते हैं? ये तो अपना घर नहीं है। आप अपने घर चलिए ना दादा, मुझे आपकी बहुत याद आती। बच्ची के इस प्रश्न ने दादाजी की आंखों में आंसू ला दिए। खुद को संभालते हुए वर्मा जी बोले, जल्दी आ जाऊंगा।
बच्ची ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हैं? दादा ने रूंधे गले से कहा, नहीं बेटा, आंख में कुछ चला गया इसलिए आंखों में पानी आ गया है। वर्मा जी के बहू बेटे भी अपना काम खत्म करके आ गए और वो बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई। अगली सुबह जब नाश्ते का अलार्म बजा तो सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। नाश्ता करते समय अचानक श्रीमती वसुंधरा जी की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर वसुंधरा जी के बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बांधा और कहा, आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, किंतु मेरी सांस तो फूल रही है, वसुंधरा ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन के लिए अपने बेटे बहू के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते हुए वसुंधरा जी ने कहा, काश ऐसा हो पाता। ये सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, फिर भी कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, सबके साथ उठा बैठा करो, बातें किया करो, सब ठीक हो जाएगा। ओल्ड एज होम के सभी निवासियों का मुख्यतः एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। तभी आश्रम के गेट पर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर सभी लोग गेट की तरफ देखने लगे। देखा एक 55-60 साल का व्यक्ति अपने सामान के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। तभी वसुंधरा जी ने कहा, लगता है हमारे परिवार में एक और सदस्य बढ़ गया। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे। अचानक वर्मा जी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो कल ही ओल्ड एज होम आया था। ये क्या, ये तो नाश्ते की तैयारी करा रहा है। सभी उसको प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। सब लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये है कौन। 6 फुट के आसपास का कद, कोरा रंग, काली आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिख रहा था उसका। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने कहा, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम श्री प्रकाश जायसवाल है। मैं भी आप लोगों के परिवार का ही सदस्य हूँ और आप लोग भी मुझे अपना अपना परिचय दें। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। किसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना रोने का क्या ही मतलब। जो वर्तमान में है वही सत्य है। सब लोग अपना अपना परिचय देने लगे। बातें शुरू हो गई। रह रहकर जायसवाल जी के ठहाकों से हाल गूंज जाता था। अपने कमरे में आने के बाद शुक्ला जी सोचने लगे, कितना खुलकर हंसता है ये जायसवाल। ऐसा लगता है जैसे अपने जीवन में कभी कोई दुखी ना झेला हो। किंतु जो भी हो, उसके आने से सबके चेहरे पर हंसी आ ही गई। अगली सुबह देखा कि वहां का माली सबको बाहर इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। सभी इकट्ठा हो गए तो जायसवाल जी ने कहा, अगर आप सबको ऐतराज ना हो तो क्या यहाँ हम एक लाफिंग क्लब की स्थापना कर सकते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो हम आज से ही इसका शुभारंभ कर देते हैं। सबकी सहमति मिलने के पश्चात जायसवाल जी ने कहा, आप सब लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो ये हंसी वास्तविक नहीं होगी, किंतु सबकी हंसी की धुन से ये वास्तविक हंसी में बदल ही जाएगी। इस हंसने की क्रिया के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होने लगी। ओल्ड एज होम का माहौल बदल रहा था। अपनों के हाथों ठगे गए ये ओल्ड एज होम निवासी अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। जायसवाल जी ने कहा, हम में से प्रत्येक को एक ना एक दिन मरना है। जो जिंदगी है हमारे पास उसको तो हंसकर जी लें। अब तो हम हर दिन कुछ ना कुछ नया होता जिससे सबका मनोरंजन होता। जायसवाल जी का मत था कि जीवन को काटना नहीं है बल्कि जीना है। हर दिन एक उत्सव के साथ दिन तेजी से गुजर रहे थे। जायसवाल जी को आए हुए 1 साल हो गए थे। शाम को नाश्ते की टेबल पर सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी जायसवाल जी ने कहा, दोस्तों, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। आप सबसे इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने में अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा हो गया है। उनके जाने की बात सुन सभी लोग परेशान हो गए। जायसवाल जी ने कहा, यह सत्य है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपनों द्वारा ठगे गए हैं और यह भी सच है कि हम उन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होमों में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ रहता हूँ और यह संदेश देता हूँ
कि परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। अगली सुबह सब ने नम आंखों के साथ जायसवाल जी को विदा किया। वहां का मैनेजर भी वहीं खड़ा था। शुक्ला जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह जायसवाल, हम सबको जिंदगी जीना सिखा गया। मैनेजर ने कहा, हाँ शुक्ला जी, मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि सीने में इतने दर्द छुपाए कोई कैसे इतना जिंदा दिल रह पाता है। शुक्ला जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 6 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। शुक्ला जी को सुनकर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। क्या कोई इंसान हृदय में इतने दुख छिपाए हंस भी सकता है? तभी मैनेजर ने कहा, अब इनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, लोगों को जीवन जीना सिखाने का। शुक्ला जी सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या यही जिंदगी है?